अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट की क्लास में वेलकम। फाइनली हमने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर दी है। मैंने जावास्क्रिप्ट की क्लास को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो। और वो 3 जो पार्ट्स हैं उसमें पहला पार्ट बिगनर, दूसरा एडवांस और तीसरा नोड जीएस का है। तो मैं आपको आउटलाइन दिखा देता हूँ। पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसमें व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क्स, बेसिक सिंटैक्स, variables, data types, operators, control structures, arrays and objects and DOM manipulation। अब ये वाला पार्ट पढ़ने के बाद आप लोग अगर बिगिनर्स हैं तो आप जावास्क्रिप्ट के साथ फेमिलियर हो जाएंगे। आप जो है बेसिक फंक्शंस बनाना शुरू कर देंगे और डॉम मैनिपुलेशन करना शुरू कर देंगे। डॉम मैनिपुलेशन का मकसद है कि HTML डॉक्यूमेंट के साथ आप जावास्क्रिप्ट की जो है स्क्रिप्ट्स लिखकर डॉक्यूमेंट को यानी HTML डॉक्यूमेंट को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। यानी इसमें आप जो है बेसिक जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना सीखेंगे। पार्ट 2 जब आएगा तो उसमें आप कुछ एडवांस चीज़ें सीखेंगे जैसे इक्मास्क्रिप्ट 6 की जो स्क्रिप्ट्स हैं, जैसे एरो फंक्शंस, टेम्पलेट लिटरल्स, डीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, स्प्रेड रेस्ट ऑपरेटर, एडवांस अरे ऑब्जेक्ट टेक्निक्स, स्कोप एंड क्लोजर्स, असिंक्रोनस फंक्शंस और जेसन के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 3 जो है वो नोड.js से रिलेटेड है, जिसमें हम नोड.js को इंस्टॉल करना सीखेंगे। उसके जो है फर्स्ट स्क्रिप्ट लिखेंगे, मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, और हम सिंपल HTTP सर्वर बनाएंगे। और उसके बाद हम जो है एक्सटर्नल पैकेज इंस्टॉल करके नोड.js के जो है फ्रेमवर्क्स वगैरह सीखना शुरू करेंगे, जैसे एक्सप्रेस.js वगैरह। तो मैंने ये बेहतर समझा कि HTML और CSS का प्रोजेक्ट बनाने से बेहतर है कि हम बेसिक जावास्क्रिप्ट यानी जावास्क्रिप्ट का पार्ट 1 सीखने के बाद अगर हम अपना फर्स्ट HTML और CSS का प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम जावास्क्रिप्ट को भी इंक्लूड करेंगे, ताकि हम अच्छे से डॉम मैनिपुलेशन करके हम मेन्यू को शो हाइड कर सकें, हम कुछ बेसिक जो है फंक्शनलिटीज़ ऐड कर सकें पेज को डायनामिक और इंटरेक्टिव बनाने के लिए। तो चलिए फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कि व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। तो कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं। मैंने थ्योरी की ये एक फाइल बना दी है। सबसे पहले तो ये देखें कि व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अगर मैं इसका आंसर लिखूं, इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन लिखूं, तो जावास्क्रिप्ट इज़ अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को एलोबरेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्रिप्टिंग क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये समझें कि स्क्रिप्टिंग vs प्रोग्रामिंग ये क्या होता है। तो स्क्रिप्टिंग इज अ पीस ऑफ कोड दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल एन एग्जिस्टिंग सिस्टम। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास HTML और CSS से बना हुआ एक पूरा सिस्टम है। अब उस सिस्टम को हम कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे HTML के डॉक्यूमेंट में एक साइड मेन्यू बना हुआ है, लेकिन वो साइड मेन्यू बाय डिफ़ॉल्ट हमने हाइड किया हुआ है यूज़र की स्क्रीन से। अब हम चाहते हैं कि बटन को क्लिक करने से वो मेन्यू साइड मतलब शो हो जाए। तो ये क्या है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिखा है हमने, तो इसको कहते हैं स्क्रिप्ट। ठीक है, अच्छा, उसके मुकाबले में प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग इज अ फुल कोड यूज्ड टू डेवलप फुल सिस्टम्स। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं जिसकी मदद से हम पूरे सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, पूरा सिस्टम बनाते हैं। वो जस्ट एक सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर रहा होता, बल्कि वो खुद एक सिस्टम बिल्ड कर रहा होता है। जैसे पाइथन है, हालांकि पाइथन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तौर पर भी यूज़ होता है और फुल प्रोग्राम के लिए भी यूज़ होता है। जावा है, C++ है, C# है, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो फुल प्रोग्राम्स, फुल सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं, जबकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जस्ट किसी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए यूज़ हो रही होती हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या जावास्क्रिप्ट सिर्फ एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? नहीं, जावास्क्रिप्ट जब स्टार्ट हुई थी
तो वो जस्ट एज ए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ हुई थी, लेकिन अब उसका स्कोप बढ़ गया है। जब से Node.js आया है तो जावास्क्रिप्ट को हम ब्राउज़र से बाहर भी इस्तेमाल करना लग गए हैं। तो तब से जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई है, क्योंकि हम उसमें पूरे सर्वर्स बना रहे हैं, पूरे सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं, पूरे सॉल्यूशंस बना रहे हैं। तो अब जावास्क्रिप्ट जो है जस्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं रही, लेकिन जब हम उसको फ्रंट एंड के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर वो सिर्फ एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए ही यूज़ हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया कि व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। अच्छा, अब हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क इन ब्राउज़र्स। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है। अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है कि जब आप when client visits a website, whole HTML, CSS and JavaScript code is loaded to client's browser। वो क्लाइंट के ब्राउज़र में डाउनलोड हो जाती है पूरी की पूरी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, एंड UI is created inside client's machine। ठीक है, अब क्या होता है कि जब यूज़र पहली दफ़ा वेबसाइट को विज़िट करता है तो जिस सर्वर के ऊपर पूरा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट पड़ा है, वहाँ से वो पूरा का पूरा फ्रंट एंड क्लाइंट की मशीन में डाउनलोड होता है, मतलब लोड होता है, और फिर उसकी मशीन में वो पूरा UI जनरेट होता है। अब क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्लाइंट की मशीन में आ गया तो वो क्लाइंट की मशीन में ही चल रहा होता है, कहीं सर्वर पर नहीं चल रहा होता। ठीक है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। अब इसके मुकाबले में सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है? इज अ स्क्रिप्ट which runs on server, ठीक है, to response the user request। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हम क्लाइंट को सर्वर के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। जैसे सर्वर ने क्लाइंट ने अपना कुछ डेटा फिल आउट करके सबमिट का बटन दबाया, तो अब क्या होगा कि वो सारा का सारा डेटा जाएगा सर्वर के पास। सर्वर देखेगा कि क्या कोई डेटा मिसिंग तो नहीं है, फिर वो उसकी वैलिडेशन करेगा कि जो डेटा आया है क्या वो वैलिड है। फिर वो डेटाबेस में चेक करेगा कि क्या ये ईमेल, ये नंबर, ये जो है जितना भी डेटा है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता डेटाबेस में। ये सारी जो लॉजिक है चेक करने के लिए, वैलिडेशन के लिए। फिर अगर नहीं है तो उसका रिस्पांस क्या देना है कि वो जो सारा का सारा डेटा है वो डेटाबेस में सेंड करना है और यूज़र को एक मैसेज सेंड करना है कि भाई डेटा सबमिट हो गया। तो ये सारी जो स्क्रिप्ट है ये सर्वर के ऊपर रन होगी, ना कि यूज़र के ब्राउज़र में। तो वो होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं? जब जावास्क्रिप्ट आउटसाइड ब्राउज़र्स यूज़ नहीं होती थी तो हम PHP का यूज़ करते थे, पाइथन का यूज़ करते थे। ठीक है, आई थिंक रूबी का भी यूज़ होता था। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस थी जिसकी मदद से सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की जाती थी। और अब जब Node.js आ गया तो हम Node.js, ठीक है, इसका जो फ्रेमवर्क है Express.js, ठीक है, डिफरेंट JS के फ्रेमवर्क्स हैं जिनको हम अब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये हो गया जावास्क्रिप्ट क्या होता है, ब्राउज़र्स में कैसे काम करता है। तो ये हो गई एक छोटी सी थ्योरी। अब नेक्स्ट क्या है कि बेसिक सिंटैक्स। तो अब हम देख लेते हैं कि जो जावास्क्रिप्ट है उसको अगर हम अपने HTML के अंदर रन करना चाहते हैं, अपने ब्राउज़र के अंदर रन करना चाहते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं। अब हमारा जो ब्राउज़र है वो जस्ट HTML पेज को ही रन कर सकता है, डायरेक्ट किसी जावास्क्रिप्ट या किसी भी स्क्रिप्ट को रन नहीं कर सकता। हमें अगर अपने जावास्क्रिप्ट को HTML के अंदर मतलब ब्राउज़र के अंदर रन करना है तो उसको किसी HTML फाइल के अंदर इम्बेड करना पड़ता है।
तो देख लेते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें HTML का फाइल बनाना पड़ेगा, जैसे index.html, और यहाँ पे हमने बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया एक वेब पेज का, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट को HTML फाइल में इम्बेड करने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले तो आप क्या करें कि अपने स्क्रिप्ट टैग को हेड टैग के अंदर यूज करें। अब स्क्रिप्ट टैग क्या है, जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए यूज होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने यहां पे लिख दिया अलर्ट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और उसके बाद आपने यहां पे कुछ कंटेंट लिखा अपने बॉडी में, दिस इज HTML कंटेंट, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर आपने इस स्क्रिप्ट को हेड टैग के अंदर लगा दिया तो HTML का डॉक्यूमेंट लोड होने से पहले आपका स्क्रिप्ट लोड होगा, रन होगा, उसके बाद जो है आपकी HTML चलेगी। तो इसका एक नुकसान ये है कि यूज़र को UI दिखने से पहले जब अगर जावास्क्रिप्ट लोड हो रहा है तो यूज़र का जो मतलब एक्सपीरियंस ख़राब होगा कि भाई डिज़ाइन घंटा हो गया, डिज़ाइन ही लोड नहीं हो रहा, क्योंकि स्क्रिप्ट इतना बड़ा है और स्क्रिप्ट पहले लोड हो रहा है, डिज़ाइन बाद में लोड हो रहा है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। हम अगर इस HTML पेज को कॉपी करके ब्राउज़र में रन करने की कोशिश करते हैं, तो देखें कि अभी HTML पेज लोड हुआ नहीं है, पहले हमारे पास हेलो वर्ल्ड का मैसेज आ गया क्योंकि जावास्क्रिप्ट पहले लोड हो रहा है। ओके किया तो अब हमारे पास जो है HTML का कंटेंट लोड हो रहा है। अच्छा, अब इसका अगर आपको और एक मिसाल दूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखा, और मैंने यहाँ पे कहा कि भाई डॉक्यूमेंट, अभी आपको ये स्ट्रक्चर समझने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये समझना है कि काम कैसे हो रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर H1, मैं कह रहा हूं कि जो H1 है उसका स्टाइल, कौन सा स्टाइल, उसका जो कलर है वो कर दो रेड, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट क्या है, HTML लोड होने के बाद उसकी स्टाइलिंग चेंज कर रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, हेलो, देखें HTML का स्टाइल चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं यहाँ पर ना लिख के यहाँ पर लिख रहा हूँ, बल्कि मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ना लिख के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे आकर अगर देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो हमारे कंटेंट का कलर चेंज नहीं हुआ, हमारी स्क्रिप्ट काम नहीं कर रही। क्यों काम नहीं कर रही? इसके लिए आपको डेवलपर्स टूल में जाना पड़ेगा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अगर आप अपने, मैं इसका सबसे पहले तो व्यू, चले ऐसे भी ठीक है, यहाँ पर आकर अगर आप कंसोल में जाएंगे तो देखें आपको कहेगा कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग स्टाइल, ठीक है, index.html एट, मतलब इसका मकसद ये कह रहा है कि आप जिस चीज़ की प्रॉपर्टी चेंज करना चाह रहे हो वो तो अभी तक लोड ही नहीं हुआ, यानी लोड नहीं हुआ तो मकसद एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। जब तक HTML लोड ही नहीं हुआ तो उसको पता ही नहीं है कि H1 क्या है, ठीक है। तो इस वजह से जब जावास्क्रिप्ट पहले लोड हो जाएगी, HTML बाद में लोड होगा, तो कुछ चीज़ें इस तरह से प्रॉब्लम करने लग जाएंगी, ठीक है। तो इस वजह से हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि स्क्रिप्ट को हमेशा बॉडी के लास्ट में लगाया जाए ताकि पूरा कंटेंट लोड होने के बाद जो है हमारे पास स्क्रिप्ट लोड हो, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि ये तो हो गया जिस तरह से हमने इंटरनल CSS लिखी थी, इस तरह से हम इंटरनल जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इस स्क्रिप्ट के अंदर कुछ नहीं लिखना, जस्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे src
जिस तरह हम इमेज के लिए src का यूज़ करते हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी हम src एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और यहाँ पे एक एक्सटर्नल फाइल का लिंक दे देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एक्सटर्नल फाइल बना लें, script.js। ओके, तो यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर आकर आप लिख दें कि भाई script.js के फाइल को यहाँ पे लिंक कर दो। अब आपको यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो जो script.js में लिखेंगे वो यहाँ पे काम करेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ document.body.style.background_color is equals to let's suppose येलो। तो क्या होगा कि बॉडी का स्टाइल के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर, वो येलो हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आकर हम देखें, रिफ्रेश किया तो येलो हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको बेसिक आइडिया मिला होगा कि सबसे पहले तो स्क्रिप्ट यानी जावास्क्रिप्ट को अपने HTML फाइल के अंदर इम्बेड कैसे करना है। हेड के अंदर करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा, अगर बॉडी के अंदर करेंगे तो क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा, और अगर हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को ऐड करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, src टैग का यूज़ करके हमें जो है स्क्रिप्ट को लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान में रख लें कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे अगर लिखें अलर्ट हेलो तो ये भी काम करने लग जाएगा और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी काम करेगा। ऐसा नहीं होगा। जब आपने एक्सटर्नल फाइल का लिंक लगा दिया तो इसके अंदर का कोड काम नहीं करने वाला। ये देखें, जितना भी रिफ्रेश कर लें नहीं काम करने वाला। तो या तो इसमें आप अपना स्क्रिप्ट लिख सकते हैं या फिर एक्सटर्नल फाइल का लिंक दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने जावास्क्रिप्ट को एक दफ़ा सेटअप कर लिया, आपने एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को जो है यहाँ पे लिंक कर लिया है। अब हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वर्किंग कैसे होती है। सबसे पहले आपको अगर कोई चीज़ प्रिंट करवानी है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमें सबसे पहले ये सीखना होता है कि हमें एक छोटी सी लाइन अगर प्रिंट करवानी है तो हम कैसे करवा सकते हैं। तो वैसे तो हमारा जो रियल काम है वो डॉक्यूमेंट के साथ है, HTML पेज के साथ है, लेकिन क्योंकि अभी तक हमने डोम नहीं पढ़ा तो हम अभी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ प्रिंट नहीं कर सकते जब तक डोम नहीं पढ़ते। तो तब तक हमारी जितनी भी वर्किंग रहेगी, जितने भी लॉजिक्स हम ट्राई करेंगे वो हम कंसोल के अंदर करेंगे। तो कंसोल के लिए हमारे पास कंसोल एक पूरा क्लास है जिसमें से आप लॉग फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो console.log, अब इस फंक्शन के अंदर आप जो भी पैरामीटर देंगे वो आपको कंसोल के अंदर प्रिंट होकर दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो debug souls, this is JavaScript। ओके, तो अब इसका आउटपुट जो है हमें ब्राउज़र में देखना है। तो इसको एक दफ़ा पाथ कॉपी कर लें और ब्राउज़र में आ जाएं और यहाँ पर लिंक पेस्ट कर दें। तो ये तो हमारा वो है जो हमने अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है। तो अभी अगर आप एक दफ़ा राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर कंसोल में जाएंगे तो कंसोल में आपको कुछ दिख रहा होगा जैसे हेलो डिबग सोल, दिस इज जावास्क्रिप्ट। तो यही है वो चीज़ जो हमने वहाँ पे अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में लिखी हुई है। तो इसका मकसद है कि console.log जो है हमें कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखना चाहते हैं console.log हेलो। अब हेलो तो हमने लिख दिया, देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ हेलो फयाज तो यहाँ पे हेलो फयाज आ गया। अगर यहाँ पे मैं कुछ और नाम लिखना चाहता हूँ तो वो यहाँ पे जो है मुझे चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो जो नाम है वो मुझे चेंज ना करना पड़े। यहाँ पर मैं कुछ ऐसा करूँ जैसे यहाँ पे कुछ यूज़र नेम लिखूँ और यूज़र नेम की वैल्यू जैसे ही चेंज हो तो यहाँ पर जो हमारी स्ट्रिंग है वो ऑटोमेटिकली चेंज होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास जो आउटलाइन में पहली चीज़ है वो है वेरिएबल्स, कि भाई हम वेरिएबल्स को जो है कैसे यूज़ कर सकते हैं वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल इज़ लाइक अ कंटेनर दैट स्टोर्स सम वैल्यू एंड रिट्रीव व्हेन यूज्ड। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ यूज़र नेम की जगह
यूज़र नेम का वेरिएबल यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा डिक्लेयर अ वेरिएबल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन, ठीक है। तो अब ये डिक्लेरेशन बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने लिखा लेट यूज़र नेम। अब ये यूज़र नेम मैंने यहाँ इसको कोई भी वैल्यू नहीं दी, जस्ट मैंने लिखा है कि यूज़र नेम एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल बना दो जिसका नाम यूज़र नेम रख दो, तो ये बन गया। अब दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है कि हम इसको गिव अ वैल्यू टू वेरिएबल, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन, यानी किसी वेरिएबल को जब आप वैल्यू देंगे तो वो हो जाएगा इनिशियलाइजेशन। जैसे मैं यूज़र नेम इज इक्वल्स टू, मैं लिखूँगा यहाँ पे फयाज, तो अब क्या होगा कि मुझे यहाँ पर डायरेक्ट यूज़र नेम नहीं लिखना फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, अब अगर एक स्ट्रिंग के साथ मुझे एक और चीज़ ऐड करनी है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंकेटिनेशन, ठीक है। when we add प्लस का साइन between टू objects, it works as कंकेटिनेशन, ठीक है, कंकेटिनेशन। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो और साथ में मैं अपना यूज़र नेम लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें क्या प्रिंट होगा, हेलो फयाज, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे साथ में मुझे स्पेस भी देना पड़ेगा, ये देखें। उसके बाद अब मैं यहाँ पर अगर अपने वेरिएबल की वैल्यू चेंज करूँगा, जैसे हेलो सामा, तो यहाँ पे क्या होगा, हेलो सामा। अब मुझे इस फंक्शन को चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल यूज़ किया हुआ। जैसे हम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी। अच्छा, अब ये जो लेट की मदद से हमने डिक्लेयर किया है, हमारे पास 2-3 कीवर्ड्स होते हैं डिक्लेयर करने के लिए, लेट, कॉन्स्ट और वेर। अब फॉर एग्जांपल अगर वेर होता और मैं यहाँ पे कहता वेर यूज़र नेम, ठीक है, तो कोई भी मसला नहीं है, वैसे ही चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखें कि जो वेरिएबल होता है ये कैन बी री डिक्लेयर्ड एंड री इनिशलाइज्ड, ठीक है। अब डिक्लेयर और इनिशलाइज का आपको पता ही है। तो री डिक्लेयर यानी आपने एक दफ़ा कह दिया वेर यूज़र नेम, तो आप दोबारा कह सकते हैं वेर यूज़र नेम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ, यहाँ पे मैं अगर कह दूँ वेर यूज़र नेम इज इक्वल्स टू अहमद, ठीक है। तो देखें क्या हुआ कि यहाँ पे आ गया अहमद। अब देखें मैंने एक दफ़ा डिक्लेयर करने के बाद उसको दोबारा डिक्लेयर किया तो वो दोबारा जो है डिक्लेयर हो गया। तो दोबारा डिक्लेयर भी हो सकता है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं इसको डिक्लेयर नहीं करता, जस्ट री इनिशलाइज करता हूँ, यानी इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, यूज़र नेम इज इक्वल्स टू अली, तो यहाँ पे देखें अली आ गया। तो अब इस तरह से जो है री डिक्लेयर भी हो सकता है और री इनिशलाइज भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे एक वेरिएबल होता जिसको हम कॉन्स्ट की मदद से कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्स्ट, एंड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कॉन्स्ट जो है कैन नॉट बी री डिक्लेयर्ड और री इनिशलाइज्ड। भाई ये जो कॉन्स्ट की मदद से बनता है ना, वो ना तो री डिक्लेयर हो सकता है और ना री इनिशलाइज हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट एज इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि कॉन्स्ट एज इज इक्वल्स टू, तो देखिए मुझे डायरेक्ट यहाँ पे
एरर आ रहा है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल एज। तो इसका मकसद है कि हम इसको री डिक्लेयर नहीं कर सकते। अच्छा, री इनिशलाइज कर सकते हैं क्या? एज इज इक्वल्स टू 23। ठीक है, तो जब हमने ऐसे कर दिया और मैं यहाँ पे आके कंसोल डॉट लॉग एज कर दूँ तो यहाँ पे देखें कि एक एरर आ गया कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यानी आप एक ऐसे वेरिएबल को दोबारा रीइनिशियलाइज कर रहे हो जो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के अंदर ना तो दोबारा डिक्लेरेशन अलाउ है और ना तो दोबारा रीइनिशियलाइजेशन। और तीसरा क्या रह गया? लेट। ठीक है, तो लेट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट ये जो है कैन नॉट बी री डिक्लेयर्ड बट कैन बी री इनिशलाइज्ड। ठीक है, मतलब इसको आप दोबारा नहीं कर सकते कि लेट, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ लेट एड्रेस इज इक्वल्स टू नवाब शाह। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे आए, ठीक है, देखें एड्रेस आ गया। लेकिन अगर मैं दोबारा यहाँ पे इस तरह से लिखूं कि भाई लेट एड्रेस, देखिए पहले ही मेरे पास आ गया कि आप जो है ना रीडिक्लेयर नहीं कर सकते लेट से बना हुआ वेरिएबल को। तो क्या रीइनिशियलाइज कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखें एड्रेस इज इक्वल्स टू जैसे रावलपिंडी, ये देखें रावलपिंडी आ गया। तो कहने का मकसद है कि कॉन्स्ट ना तो रीडिक्लेयर होगा ना रीइनिशियलाइज होगा, वेरिएबल रीडिक्लेयर भी होगा रीइनिशियलाइज भी होगा, और लेट जो है रीडिक्लेयर तो नहीं होगा लेकिन रीइनिशियलाइज हो सकता है। ओके, तो ये हो गया वेरिएबल्स के डिक्लेरेशन के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स बहुत ज़रूरी टॉपिक्स है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा।